बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मेरे पास मॉडल पेपर 2026 जो है क्लास फर्स्ट ईयर का इसका सेक्शन बी जो है इसको मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ, आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी। अच्छा, इस वीडियो के स्टार्ट से पहले मैं एक छोटी सी बात कर दूँ कि इस पूरी बुक के जो फर्स्ट ईयर की जो पूरी बुक है आपकी, इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके जितने भी सेल्फ असेसमेंट हैं, इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं और जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स थे ना, वो सारी की सारी मेरी पिछली वीडियोस में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो वो तमाम क्वेश्चंस जो कि मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं यहाँ पे ना, मैं सिर्फ आपको उसका रेफरेंस बता दूंगी कि ये इस पेज पे है या इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें नई हैं इसमें, कुछ चीज़ें नई भी हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स नए भी हैं, उसको मैंने पर्सनली पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि वीडियो जो है वो तेज़ी से आप जो है देख लो, इसमें टाइम वेस्ट ना हो आपका, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में आपको बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पेज है ना, ये साथ में मैं वीडियो के साथ आपको उसका लिंक भी दे दूँगी, वहाँ से भी आप चाहें तो कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो सेक्शन बी में सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखना कि पूरा ये जो पेपर है आपका, जिसमें सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों शामिल हैं, ये तकरीबन 68 मार्क्स का है। तो इसमें से जो आपके पास सेक्शन बी है, ये तकरीबन 36 नंबर का आपके पास सेक्शन होगा, ठीक है। अब ये एक ही क्वेश्चन है जिसके बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स हैं, तो आपने क्या करना है, टोटल 9 पार्ट्स को इससे भी सॉल्व करने हैं। और अच्छी बात ये है कि हर पार्ट्स के साथ भी कुछ फर्दर चॉइसेस मौजूद हैं, यानी अगर एक क्वेश्चन है तो उसमें दो चॉइसेस भी बाज़ औक़ात मौजूद हैं यहाँ पर। तो इसी वजह से चॉइसेस तो बहुत हैं आपके पास। कोशिश कीजिएगा ये पेपर जो है इसको कम्प्लीटली थोरोली जो है आपने अच्छे से तैयार करना है। इसमें से, इन क्वेश्चंस में से एटलीस्ट कुछ भी मत स्किप कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि 9 पार्ट्स जो है वो आपने सॉल्व करना है। अब इसके सब पार्ट्स पर आ जाओ। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपसे कह रहा है कि इसमें आपने डिफाइन करना है कौन कौन सी चीज़ें, मोलर वॉल्यूम, स्टैचियोमेट्री, विस्कोसिटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हम जल्दी से आते हैं और देखते हैं कि बुक में कहाँ कहाँ मौजूद है। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर मोलर मास, ठीक है। मोलर मास इसने पूछा है, चैप्टर नंबर 1 जो है वहाँ से आपको मिल जाएगा मोलर मास की डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसने मोलर वॉल्यूम पूछा है, मोलर वॉल्यूम मेरा आपके पास, ठीक है, मोलर मास नहीं है। मोलर वॉल्यूम इसने आपसे पूछा, यहाँ से आपको इसमें मिल जाएगा, ये आपकी बुक का पेज नंबर 18 है, ठीक है। मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। दूसरी जो डेफिनेशन है आपके पास वो है इसी पेज पे, पेज नंबर 80 पे, और वो है स्टैचियोमेट्री की, ठीक है। स्टैचियोमेट्री बिल्कुल स्टार्ट में है, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन मौजूद है। यहाँ से आपने 2 डेफिनेशन जो है वो मार्क कर ली। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास, वो चैप्टर नंबर 5 की, ये पहला चैप्टर था आपका, चैप्टर नंबर 1, यहाँ से 2 डेफिनेशन कवर हो जाएंगी, स्टैचियोमेट्री और मोलर वॉल्यूम। उसके बाद आप सीधा मूव करेंगे चैप्टर नंबर 5 के पेज नंबर 118 के ऊपर, ठीक है। तो हम 118 पर सीधा जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर कौन कौन सी 2 डेफिनेशन जो है वो हमारा वेट कर रही हैं। तो इधर आ जाइए आप, ये पेज नंबर 118 है आपके बुक का। इसमें से 2 डेफिनेशन आएंगी आपके पास। एक है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये देखें यहाँ पर, ठीक है। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये वाली डेफिनेशन आपने कवर करनी है, ठीक है, जिस पर टिक लगाया हुआ है मैंने। और जो अगली डेफिनेशन है वो आपके पास है विस्कोसिटी, ये भी डेफिनेशन आपको यहीं से मिल जाएगी, ठीक है। मेरे पास क्योंकि ये बुक मौजूद है तो मैं सारी चीज़ें बुक में मार्क करवा रही हूँ, आप चाहें तो अपने नोट्स में से देख लें, लेकिन मैंने स्टार्ट में कहा था वीडियो खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो बुक से ही प्रिपरेशंस करते हैं, उन्होंने पिछले वीडियोज़ देख भी रखी हैं। तो ये विस्कोसिटी है, ये मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ठीक है, इसको आपने कर लिया। लास्ट आपके पास एक डेफिनेशन बचेगी चैप्टर नंबर 12 में से, जो कि पेज 248 पर आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी। तो इसको भी जल्दी से आप देख लें, पेज नंबर 248 पर हम सीधा मूव करते हैं और यहाँ से आपको एक डेफिनेशन मिलेगी जी, यहाँ पर आ जाए, ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन। अच्छा, ये ना आपकी बुक के जो डेफिनेशन वाला पोर्शन है वहाँ से नहीं मिल रही है आपको, यहाँ से आपको मार्क करनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसको हम 2 टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। तो जब भी किसी इलेक्ट्रोड के अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जब भी किसी इलेक्ट्रोड के अंदर ये प्रॉपर्टी हो कि वो रिड्यूस हो जाए, यानी कि गेन कर ले इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस तरह की जो चीज़ होती है वो कहलाती है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इस डेफिनेशन को मार्क कर लेना है।
उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, इसी क्वेश्चन का जो मज़ीद पार्ट है उसमें 3 अदर डिफरेंस पूछे गए हैं, ठीक है। और आपसे कहा है इनका कंपैरिजन बताएं। तो उसमें जो पहला आपके पास डिफरेंस है वो क्या है कि आपको क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड जो है उनके बीच में डिफरेंस करना है। ये चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है और सीधा आपको पेज 139 पे मिलेगा ये, ठीक है। तो हम तेज़ी से मूव करते हैं पेज नंबर 139 के ऊपर। यहाँ आ जाएं और ये देखें, ये आ जाएंगे आप क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। ये पेज नंबर 139 है। ये पूरा सेक्शन मैंने सॉल्व करवाया। जब आप इस चैप्टर पे जाओगे ना, चैप्टर नंबर 6 पे, तो उसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाइएगा। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं मार्किंग करवा रही हूँ, ठीक है। इसमें मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको एक्सप्लेन नहीं करी, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपके बुक के किस किस हिस्से में आपको ये क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो उसको ढूंढने में। तो ये क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड जो है ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। सीधा आप मूव करोगे चैप्टर नंबर 6 पे शॉर्ट क्वेश्चंस में। उसके बाद जो अगला टॉपिक है आपके पास वो कौन सा है, ये आपसे कह रहा है कि पॉजिटिव और जो नेगेटिव कैटलिस्ट है उसका डिफरेंस बता दीजिए। तो पेज नंबर 197 पे आप सीधा मूव करेंगे। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है उसको तो नॉर्मल कैटलिस्ट ही कहते हैं, लेकिन जो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है इसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं इनहिबिटर, ठीक है। तो चाहे वो डिफरेंस आपके पास इस शक्ल में हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव का आप डिफरेंस बता दें, तब भी आपने ये लिखना है। अगर उसने लिखा हो कि कैटलिस्ट और इनहिबिटर का डिफरेंस बता दें, तब भी आपने यही काम करना है, ठीक है। कहाँ आएंगे आप, सीधा पेज नंबर 197 के ऊपर आएंगे और यहाँ पे देखें ये वाला जो है मार्क हुआ है पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड इनहिबिटर, ठीक है। तो ये भी आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 9 के। जब आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट नंबर 5 पर जाएंगे, उसका सेक्शन नंबर 3 करेंगे तो ये मौजूद है, ठीक है। मैंने वीडियोस इसकी बना रखी है, वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से इसका डिफरेंस मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास जो लास्ट पार्ट बचा है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिफरेंस। पेज नंबर 259 पे सीधा आप मूव करेंगे। एक बात और आपको बता दूं, यहाँ पे इन्होंने आपको ना कंफ्यूज करने के लिए एक बात बोली हुई कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इसका डिफरेंस बता दें। एक्चुअल में बात पता है क्या है, ये जो डिफरेंस है ना ये है आपका प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल का, ठीक है। तो ये आपको इस तरह नहीं पूछ रहा डायरेक्ट कि प्राइमरी सेल क्या है सेकेंडरी सेल क्या है, ये आपको घुमा रहा है। किस तरह घुमा रहा है, कह रहा है आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इसका डिफरेंस बता दो। तो अब आपने क्या करना है, आप आ जाएंगे सीधा यहाँ देखें जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर है पेज नंबर 259 में, यानी कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है उसके सेक्शन पे जाओगे। उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी सेल एंड द सेकेंडरी सेल। इसका आधा हिस्सा जिसमें आगे लिखा हुआ ना स्केच द डायग्राम ऑफ द ड्राई सेल एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, ये काम नहीं करना आपने सिर्फ इसका डिफरेंस जो है वो देखना है। तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में जाओगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाओगे, उसमें आपका डिफरेंस मैंने करा रखा है, तो आप वहाँ से इसको पिकअप कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अभी तक ये जो मैंने सारा काम कराया ना आपको इन्हें डिफरेंसेस का और जो डेफिनेशंस बताई, ये पहला क्वेश्चन ही था। पहले क्वेश्चन में चॉइस थी कि या तो आपने ये 5 डेफिनेशन कर लेनी या 3 डिफरेंसेस कर लेना है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन चला था आपका। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो उसमें चैप्टर नंबर 1 से एक न्यूमेरिकल है पेज नंबर 14 पे, बिल्कुल एज इट इज़ जो है वो लिया हुआ है और वही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब समझ लें कि अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल्स की ही बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं ना, तो अच्छा खासे मतलब पासिंग मार्क्स तो बन ही जाएंगे आपके सुकून के साथ, इतने हैं। और ये न्यूमेरिकल जो आइडेंटिकल न्यूमेरिकल है सॉल्व्ड एग्जाम्पल का है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये न्यूमेरिकल नंबर 14 है, ये भी समझाया हुआ है आपको। एग्जाम्पल नंबर 1.16 है। इसमें यही वाली इक्वेशन दी हुई है कि एल्युमिनियम और नाइट्रोजन मिलकर एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाते हैं। इसने आपसे पूछा है बिल्कुल एग्जैक्टली यही सारी डिटेल्स दी हुई है कि 700 डिग्री सेंटीग्रेड भी है इसका, 67.5 ग्राम एल्युमिनियम है, 140 ग्राम नाइट्रोजन गैस है, और आपको यही सारी बातें बतानी है कि एल्युमिनियम नाइट्राइड जो है उसका मास कितना प्रोड्यूस होगा, एक्सेस रिएक्टेंट जो है उसका मास क्या होगा और लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो क्या है। तो ये पूरा न्यूमेरिकल जो है ये मैंने आपको जब मैं सेल्फ असेसमेंट्स वगैरह करवा देती हूँ उसके बाद चैप्टर एक्सप्लेनेशन है उसमें भी समझाया हुआ है, वरना सॉल्व तो है, आप एज इट इज़ भी इसको देख के सीख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो है पेज नंबर 49 के ऊपर, ठीक है। यहाँ आ जाएं आप सीधा, पहले पेज पर आ जाते हैं हम। अब अच्छा उसके बाद अब देखें इस क्वेश्चन के ना है तो एक ही क्वेश्चन, लेकिन इसके कुछ हिस्से हैं। इसके पहले हिस्से में इसने आपसे पूछा है कि पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है और हुंस रूल, बस इतना पूछा है कि हुंस रूल क्या है, ठीक है। यानी कि ये तो दोनों आपके पास
प्रिंसिपल और ये जो लॉ है होम्स रूल का, ये दोनों आपने डिफाइन करना है। पेज 49 पर आएंगे आप सीधा। लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसका पार्ट नंबर 3 है, उसके ए और बी वाले पोर्शन है। तो पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है ये आपने बताना है और होम्स रूल जो है ये बताना है, ठीक है। अभी ये एक पार्ट हुआ है। उस दूसरे पार्ट में इसने ये बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 2 एलिमेंट्स की बतानी है, एक इसकी बतानी है ब्रोमीन नेगेटिव आइंस की, और एक कैल्शियम +2 जो आइन है पॉजिटिव आइन है इसकी बतानी है। तो ये मिला के एक सवाल होगा, यानी कि इसमें पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होगा, होम्स रूल होगा और इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। सब कुछ सॉल्व किया हुआ है मैंने, ठीक है। आप लॉन्ग क्वेश्चंस में से ये वाला हिस्सा देखेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन में से ये वाला पार्ट देखेंगे। इसका पार्ट नंबर 7 है और उसके 2 और 3 वाले जो पोर्शन हैं वो करेंगे आप इसमें से, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाएँ नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो है इसमें है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ये भी निकाल देते हैं अभी आपको। उसके बाद उससे पहले जो उसका अगला क्वेश्चन है ना वो देख लें। ये है सरफेस टेंशन का, ठीक है। पेज नंबर 120 का चैप्टर नंबर 5, ठीक है। इसको देख लें आप पहले जी। एग्जैक्ट सवाल है, बिल्कुल आइडेंटिकल सवाल किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। इसमें इन्होंने आपसे पूछा है कि सरफेस टेंशन क्या है। अच्छा, एक चीज़ जो है ना कि जब ये आप लॉन्ग कर रहे थे ये वाला पार्ट, तो उसमें सरफेस टेंशन को एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन करना था। यहाँ पे ना एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना इन्होंने कट कर दिया है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है ना आपका। तो उसने सिर्फ इस तरह आपसे पूछा है कि सरफेस टेंशन क्या चीज़ है, उसकी यूनिट बतानी है आपको, उसके साथ साथ वो फैक्टर्स बताने हैं जो उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड्स के, ठीक है। तो आइडेंटिकली क्वेश्चन है, लेकिन एक पार्ट थोड़ा सा जो है क्या किया है उन्होंने, इसको शॉर्ट कर दिया, यानी कि उसको कम कर दिया आपके क्वेश्चन में से। पेज 120 से आपको मिल जाएगा ये सवाल और आप इत्मीनान से चैप्टर नंबर 5 पर जाएंगे, उसके लॉन्ग क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पर जाएंगे, वहाँ ये पूरा सॉल्व हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला जो पार्ट है आपके पास वो है यूनिट सेल। अच्छा, ये पेज नंबर 139 पर आप आ जाओ और ये देखो ये किस तरीके से करेंगे। ये सारे शॉर्ट लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अजीब सी बात है कि कुछ क्वेश्चन जो पहले लॉन्ग में आते थे वो अभी शॉर्ट में आ रहे हैं। तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स में हमेशा मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त यही वाली बात बोलती हूँ कि इसका कुछ नहीं पता होता। लॉन्ग शॉर्ट में आ जाता है, शॉर्ट लॉन्ग में आ जाता है, 2 शॉर्ट मिला के एक लॉन्ग हो जाता है, बाज़ औक़ात एक लॉन्ग में से कुछ पार्ट निकल कर शॉर्ट में आ जाता है। तो अब ये सवाल कैसा है, सबसे पहले इससे सवाल में पूछा यूनिट सेल की डेफिनेशन। तो डिफाइन यूनिट सेल जो है वो यहाँ से देख लो पेज 139 पे। लॉन्ग क्वेश्चन का पहला ही पार्ट है, सिर्फ इतना हिस्सा यूनिट सेल को डिफाइन करोगे। उसके बाद दूसरा इसने आपसे पूछा है कि हाउ कैन यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ Na+ एंड Cl- आयन इन यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सब कुछ प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है मैंने, आप सीधा वहाँ जाओगे चैप्टर पर, ठीक है। और इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ से देख लेंगे। पेज 139 पर जाएंगे, पहला सवाल उसका पहला हिस्सा डिफाइन यूनिट सेल, ठीक है। और दूसरा हिस्सा ये वाला हाउ कैन यू डिटरमाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इन 2 क्वेश्चंस को मिला के आपका एक शॉर्ट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला जो है वो है एक pH का न्यूमेरिकल जो कि पेज नंबर 172 पर मौजूद है, ठीक है। यहाँ आ जाएँ आप सीधा। 172 पर एक अदद न्यूमेरिकल है, यहाँ आ जाए। आइडेंटिकल न्यूमेरिकल है, सेल्फ असेसमेंट में मैंने पूरा सॉल्व करवाया हुआ है, वहाँ से आप देख लोगे कि यूरिन का एक सैंपल है जिसकी जो पीएच है वो तकरीबन 5.3। आपको एच आयन और ओ एच आयन की कंसनट्रेशन इस सॉल्यूशन में मालूम करनी है। तो इस चैप्टर का जो सेल्फ असेसमेंट है वहाँ जाएंगे, ये सॉल्व हुआ हुआ है, आप एज इट इज़ वहाँ से इसको देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगले जो है आपके पास एक क्वेश्चन और है, उसमें एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। उस न्यूमेरिकल को मैंने एक जगह सॉल्व किया हुआ है, इसको भी मैं बिल्कुल वीडियो के आखिर में समझा दूंगी क्योंकि अभी फ्लो में निशान जो लगाने ना वो लगा लें आप सारे, ठीक है। फिर वो सॉल्व किया हुआ न्यूमेरिकल में आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद आपके पास रेट का लॉ और उसके जो फैक्टर्स हैं वो हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 182 पे आप आ जाएँ सीधा। यहाँ देखें सारे टुकड़ों में काम बटा हुआ है, कोई कहीं से है तो कोई कहीं से ऐसे है, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास रेट लॉ। यहाँ आ जाएँ आप सीधा फॉर अ जनरल रिएक्शन। यहाँ से रेट लॉ की जो डेफिनेशन है ना वो मार्क करेंगे। आपने एक जनरल रिएक्शन लिया कि यहाँ पे ए के एक्स मोज हैं, बी के वाई मोज हैं, इससे प्रोडक्ट बन जाता है। तो रेट लॉ को आप किस तरीके से लिखेंगे कि रेट बराबर है के, अच्छा, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ठीक है। अब आगे आ जाइए अगली लाइन्स पर। आपसे क्या कह रही है कि रेट लॉ इज एन इक्वेशन विच स्पेसिफाई द रेट ऑफ टर्म ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन विद ईच टर्म रेज टू द सम पावर। यानी रेट लॉ क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें क्या होता है कि रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर जो पावर है
उसके साथ हम रेट जो है उसको डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है यहाँ पे के जो है इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं और इसको आमतौर पे क्या कहते हैं, ये रेट कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक मार्क कर लेंगे। तो ये वाला हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आपके डेफिनेशन का है। उसके बाद इसने आपसे बोला है कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो बता दें। तो आप आ जाएँ सीधा पेज नंबर 187 पे। अब बहुत सारे फैक्टर है, क्योंकि देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन है ना, तो हर फैक्टर का तुमने सिर्फ नाम लिखना है और ये नहीं कि उसकी पूरी डिटेल देने बैठ जाओ, क्योंकि उसने डिटेल सिर्फ एक की ही पूछी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आप आ जाएंगे कि इसका जो रेट लॉ है इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना है और एक को डिफाइन करना, और वो एक जो है वो है टेम्परेचर। तो हेडिंग डालोगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट लिखोगे, सिर्फ हेडिंग डालोगे, ठीक है। उसके बाद अगले पे आ जाओगे, यहाँ पर लिख दोगे इस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। उसके बाद उसी के नीचे बिल्कुल देखो ये है सरफेस एरिया, ये आ गए। उसके बाद अगला नाम लिखोगे, आपने 5 फैक्टर्स के ही नाम देना है, रेडिएशंस, ठीक है। और लास्ट है टेम्परेचर, टेम्परेचर को ही डिफाइन करना है आपने, ठीक है, उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ये देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क किया हुआ है, उसके बाद आपने यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन ये मैंने लॉन्ग के लिए मार्क करवाया था, ठीक है। आप बस यहाँ से लेके यहाँ तक भी लिख दोगे तो भी काफ़ी हो जाएगा। एक ही फैक्टर डिफाइन करना है, कोई इतने ज़्यादा मार्क्स भी नहीं है इसके, तो इस वजह से आप बस नाम लिखने के बाद टेम्परेचर को यहाँ से यहाँ तक डिफाइन कर दें। टाइम मिले तो ये वाला जो आपके पास ग्राफ है इसको बना लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक न्यूमेरिकल, जो कि पेज नंबर 159 पर है, ठीक है। 159 पे हम सीधा मूव करते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, ये नहीं, आइडेंटिकल न्यूमेरिकल है जनाब, एज इट इज़ यही क्वेश्चन है, यही सारी चीज़ें पूछी हुई हैं। ये आपने एग्जाम्पल 7.10 जो इसको पूरा समझ लेना है और ये एज इट इज़ आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो अगला काम है वो क्या है, वो भी एक न्यूमेरिकल है जो कि पेज नंबर 183 के ऊपर मौजूद है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसमें बहुत न्यूमेरिकल है, तो आप बस देखते जाएँ। अभी तो ये सिर्फ शॉर्ट के ही न्यूमेरिकल हैं, लॉन्ग के भी बहुत सारे हैं। ये लिए जी, ये आइडेंटिकल है, ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल न्यूमेरिकल है, यही सारे इसकी वैल्यूज़ हैं, यही सब कुछ है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में इसने बस एक चीज़ और ऐड कर दी है। वो एक चीज़ इसने और ऐड क्या कर दी है कि इसने आपसे पूछा है कि अगर जो इसकी कंसंट्रेशन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, ये डबल हो जाएगी तो क्या होगा। तो इसका आंसर बहुत आसान है कि अगर डबल हो जाएगी इसकी कंसंट्रेशन तो जो रेट है वो भी डबल हो जाएगा, बाकी सब कुछ यही है, ठीक है, आइडेंटिकल है। अच्छा जी, इसके बाद पेज 183 के बाद तो अभी मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए, इतने ही मार्क करें, इतनी प्रैक्टिस करें। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था कि मैं सॉल्व करके आपको समझा रही हूँ, उसको देख लीजिए। उसके बाद इसके जो बाकी क्वेश्चन नंबर 9 है ना, उसमें टोटल 3 न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। वो 3 न्यूमेरिकल इंशाल्लाह ताला हम अगली वीडियो में करेंगे और उसके साथ मिला के लॉन्ग भी करेंगे, सही है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसी वजह से बस मैं इसको क्वेश्चन नंबर 8 तक ही कंप्लीट आपको समझा रही हूँ कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा मटेरियल मिलने वाला है। तो आप सबसे पहले देख लें कि वो न्यूमेरिकल जो है वो कैसे होगा, ठीक है। तो इधर आ जाइए आप सॉल्व पोर्शन की तरफ, ठीक है, इधर आ जाए। अब इसमें क्वेश्चन क्या है आपके पास, आपसे कहा जा रहा है कि एक 25% वेट बाय वेट एक्वस सोल्यूशन है ग्लूकोज का, और आपने उसकी मोलैलिटी मालूम करनी है। क्या चीज़ मालूम करनी है, मोलैलिटी। तो आपको पता है कि मोलैलिटी के लिए आप क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि जो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसको आप डिवाइड करते हैं मास ऑफ वाटर या मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स में, ठीक है। तो सबसे पहले तो 25% वेट बाय वेट ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या है ये आपको बता देते हैं। 25% वेट बाय वेट का मतलब होता है कि 100 ग्राम में 25 ग्राम जो है वो ग्लूकोज डिजोल्व हुआ हुआ है, ठीक है। तो आप सबसे पहले मास ऑफ वाटर निकाल देंगे, वो क्या होगा, 100 में से 25 को माइनस कर दे, 75 ग्राम वाटर आपके पास आ जाएगा। अब ये वाटर जो है वो आपके पास किस में है, ग्राम में आ रहा है, तो आपने इसे किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। इसके लिए आप 75 को 1000 से डिवाइड कर लीजिए, जो आंसर है वो क्या होगा, 0.05 किलोग्राम्स के करीब करीब होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालना है। इसका बहुत आसान फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो उन्होंने एक एहसान कर दिया आपके ऊपर कि कम से कम ये चीज़ आपको दे दी है 180 ग्राम पर मोल, ये क्वेश्चन में गिवन है, सही है। तो अब आपने क्या करना है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास से इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो कि ग्लूकोज के कितने होंगे, 25 डिवाइडेड बाय 180, यानी 25 जो आपको ग्लूकोज का वेट दिया हुआ है और उसको आप डिवाइड करोगे मोलर मास से जो 180 है, तो इससे आपके पास आ जाएगा 0.1388। बस अब आप फॉर्मूला पुट कर दोगे कि मोल्स ऑफ ग्लूकोज को आपने डिवाइड करना है मास ऑफ वाटर इन केजी से।
तो यहाँ पे देखें सारी चीज़ें पुटअप कर लें आप। 0.1388 जो कि मोल्स ऑफ ग्लूकोज के थे, इसको आप डिवाइड करेंगे 0.05 किलोग्राम से, जो आंसर आपके पास आएगा 1.785 मोल पर केजी होगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। दूसरा ये न्यूमेरिकल जो है वो भी आपका सॉल्व हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 तक के तमाम पार्ट्स जो है वो मैंने सॉल्व करवा दिए हैं स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह ताला जो अगले न्यूमेरिकल्स हैं 3 इस शॉर्ट क्वेश्चन के बच्चे में सेक्शन बी के बच्चे हुए हैं, और उसके साथ जो लॉन्ग है और फिर प्लस MCQs हैं, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको अपने क्लास फेलोज़ के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका मॉडल पेपर है, इसको बहुत ज़्यादा आपने इंपॉर्टेंस देनी है, इसको ज़रूर तैयार करना है। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।